राकेश सर, अंकुश जी, धार्मिक भाई, Yes, good evening, good evening. and our lovely audience. So, a warm welcome to all of you. हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्विक रिकैप से जो हमने लास्ट वेबिनार किया था, आप ही सब पैनलिस्ट थे। सो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार अपने अपने पैनलिस्ट का। सो धार्मिक भाई से स्टार्ट करते हैं। धार्मिक भाई एल्गो ट्रेडिंग और एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग में एक्सपर्ट्स हैं। 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मार्केट का। एनएससी एल्गो कमेटी के मेंबर हैं जो अपनी सजेशंस, वेरियस सजेशंस टू एनएससी एंड रेगुलेटर को देते रहते हैं। राकेश पुजारा जी हमारे बीच हैं जो एक वेल नोन रिसर्च एनालिस्ट हैं और 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट का। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और इनकी एक्सपर्टीज जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है मार्केट की, उसमें इनकी एक्सपर्टीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकुश बजाज जी, ही इज ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और 18 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं क्विक रिकैप के साथ स्टार्ट करता हूं। हमारे लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किए थे पिछले 6 एस्पेक्ट, जो हमारा सेबी का नया फ्रेमवर्क था उसमें 6 पॉइंट उन्होंने बेसिकली दिए थे। 3 पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, जैसे कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड एंड इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। सो उन पे आज हम डिस्कशन नहीं करते हैं। जो इंप्लीमेंट हुआ, जो पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, वो कैसे इंपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, उन पे डिस्कशन होगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हुए हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक निफ्टी और बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बंद हो गए हैं। अभी एक सिंगल मंथली एक्सपायरी है और सिंगल इंडेक्स की एक वीकली एक्सपायरी है, जैसे कि बीएससी और एनएससी की। बीएससी की एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है ट्यूसडे पे, और थर्सडे सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होती है एनएससी के। और ईएलएम पे जो अपना एक्सपायरी डे पे जो मार्जिन इंक्रीज होता है वो इंप्लीमेंट हुआ है। सो मैं पैनलिस्ट से एक एक करके, सबसे पहले अंकुश जी से क्वेश्चन है सर, जो भी इंप्लीमेंट हुए हैं ये तीनों पॉइंट्स, या जो भी मार्केट में नए चेंजेस आए जी हैं, सर। उसे मार्केट ने कैसे अब्जॉर्व किया, अडॉप्ट कर लिया, या अभी भी इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं कि नहीं, अभी इट्स अ डायनामिक वे, कि अभी मार्केट इवॉल्व हो ही रही है या हो चुकी है, कैसे अडॉप्ट किया है, क्या चेंजेस आए हैं सर, आप क्या देखते हैं मार्केट में? So thank you so much, Care India and UTrade Algo for inviting us. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि काफी सारे जो चेंजेस हुए हैं, वीकली एक्सपायरी हो गई आपकी निफ्टी मिड कैप की, फिर निफ्टी की, वो एक तरीके से खासकर बैंक निफ्टी में जिसमें मेजर वॉल्यूम्स थे, वो डिसकंटिन्यूशन होने के बाद कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स ड्रेन आउट तो डेफिनेटली हुए हैं। मेरे को लगता है 30-40% एफएनओ वॉल्यूम तो इफेक्ट हुआ ही है। तो एक मेजर इम्पैक्ट तो आया है, क्योंकि मेजर जो हमारा एक्सपोजर था, और जितने ट्रेडर्स से मैं बात करता हूँ उनका मेजर जो एक्सपोजर था वो बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी में ही था। सो कहीं ना कहीं वो ड्रेन आउट हुए हैं और इम्पैक्ट तो आया ही है। उसके अदर देन अगर हम लोग निफ्टी पे बात करें, तो निफ्टी पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आफ्टर वीकली एक्सपायरी पे एक तरीके से पूरा प्रेशर चला गया है। निफ्टी पे मेजर पीपल शिफ्ट हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी, इंट्रा वॉलेटिलिटी जो है वो निफ्टी की पहले के कंपेयर में अभी तो बहुत इंक्रीज हो गई है। राकेश सर, सेम क्वेश्चन टू यू। तो बेसिकली जो रेगुलेटर का इंटेंशन था कि हमें वॉल्यूम कम करना है, तो वॉल्यूम तो कम होना ही था। तो वॉल्यूम कम हुआ है, और लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हुआ है। 30% का वॉल्यूम गिरने का आशा था, लेकिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट 50% तक ड्रॉप हो गए। तो उसके उसके कारण हुआ क्या है कि मार्केट थोड़ा शेलो हो जाता है अगर वॉल्यूम ड्रॉप हो गए और सिंगल इंडेक्स में कंसंट्रेशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, एज इट इज लास्ट 1 ईयर से थोड़ा इरेटिक मूव्स आ रहे हैं, मगर मैनिपुलेटिव टाइप्स मूव आ रहे हैं, तो विच माइट क्वालिफाई एज अ मैनिपुलेशन सब्जेक्ट टू डेटा कंफर्मेशन। तो उसमें वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बीडे नास में इतना डेप्थ नहीं है जितना पहले था, और डेफिनेटली वॉल्यूम कम हुआ है, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो काफी बढ़ गया है। उसके कारण रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी लोगों का कम हुआ है। धार्मिक भाई, okay, so we are just going through a quick recap of our previously webinar.
So we are just discussing about the impact of the new framework. जो अभी जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हो गया, हम्म, एक्सपायरी डे पे मार्जिन बढ़ गया, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो गए, और अपना एक्सपायरी का डे शिफ्ट हो गया बीएससी की। तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है, मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिया उसको, कैसे अडॉप्ट किया है, अभी हम क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आगे तक जाएगा, हो चुका जो होना था, या कैसे? आई गेस आई अग्री विद अंकुश कि जैसे कि सबका मेजर जो वॉल्यूम था ना वो बैंक निफ्टी में ही था। तो निफ्टी में काम तो कर रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, लेकिन स्लिपेजेस बहुत बढ़ गई है बिकॉज वॉल्यूम्स अभी बहुत कम है। एक बात और है कि अभी निफ्टी ऑलरेडी 25,000 के आसपास तो है। मतलब तो पहले भी बैंक निफ्टी भी एक टाइम पे 30-40 हजार हुआ करती थी, 30,000 35,000 उस टाइम। तब बैंक निफ्टी इतना लोगों का फेवरेट हुआ करता था। अगर एक तरीका है कि अगर निफ्टी और 10,000 पॉइंट खींच जाती है यहाँ से, तो फिर वो लोग निफ्टी में बहुत ज्यादा स्विच करेंगे वॉल्यूम, मतलब उसमें कंफर्टेबल होंगे बिकॉज ऑप्शंस उनको महंगे बेचने को मिलेंगे। प्लस पॉजिटिव बात ये भी है, सेंसेक्स में अभी अदर डेज में तो कम वॉल्यूम है थोड़ा, लेकिन सेंसेक्स अभी भी अच्छे पैसे दे रहा है। उसमें प्रीमियम्स मिल जाते हैं लोगों को। तो आई मीन थोड़ा टाइम जाएगा बट धीरे धीरे लोग इस पे भी, वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर, सो कभी ट्रेडिंग छोड़ेंगे तो नहीं जल्दी लोग। तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये इश्यूज उतना इफेक्ट नहीं करेगा। मैं अपने व्यूवर्स को एक बार, ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि आप ना, अब हम इस सेशन के बाद, हमारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद, बजट पे और जो फ्रेमवर्क है, न्यू फ्रेमवर्क है, उस पे बात करने के बाद एक क्यूएनए आपके लिए रखा हुआ है 15 से 20 मिनट का। सो आपकी जो भी क्वेरीज हों, यू प्लीज नोट डाउन योर क्वेरीज, एंड हम लास्ट में आप सबको मौका देंगे सारी क्वेरीज एक साथ रखने का, हमारे एक्सपर्ट से पूछने के लिए। ठीक है। सो मोटा मोटी अपने को यही समझ आया, जितने भी हमारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं, कि अभी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। मार्केट ने पूरी तरह से चेंजेस को अब्सॉर्ब नहीं किया है, इवॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम जाएगा सारी चीजें वापस आने में। ठीक है सर। परफेक्ट। सर कोई सजेशन आप तीनों का, अपने ट्रेडर्स को इसके अलावा कि स्लो डाउन करना चाहिए, कोई स्पेसिफिकली जो नए लोग आए होंगे, जिन्होंने पुरानी मार्केट देखी ही नहीं है, वो नए एंटर हुए हैं या नए ट्रेड करना चाहते हैं, काफी सारी करेक्शन आ रही है मार्केट में, मतलब उसको लेके। आई गेस थोड़ा इसमें है ना डायरेक्शनल प्ले भी करना चाहिए। अभी तक जितने भी मतलब थोड़ी बेचने वाले काम स्टेटस टेंडर जो सेल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस भी लेना चाहिए। आप देखो तो अभी 15 दिन से मार्केट गिरे ही जा रहा है, 15 दिन 1 महीने से। तो डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ सकता है अगर आप डायरेक्शनल के साथ करोगे। तो स्लिपेज इम्पैक्ट उसमें कम होता है बिकॉज उसमें जो प्रॉफिट पॉइंट्स आप लेने वाले हो वो नॉन डायरेक्शनल से कहीं ज्यादा होता है। कोशिश करो कि थोड़ा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मिक्स करो, और ऐसे करके करेंगे तो वो सही हो जाएगा। थैंक यू धार्मिक भाई। अभी हम बजट की तरफ चलते हैं। बजट बजट बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है, बजट से पहले आज ही है कि हमने एक विक्स में बहुत बड़ी गिरावट देखी, 6.5%, 6.25 अप्रोक्स। दूसरा, बजट अनाउंसमेंट डे, मतलब जो कि कल है। तीसरा, पोस्ट बजट इम्पैक्ट। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ अभी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करने वाले फैक्टर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी, निर्मला जी लेके क्या लेके आने वाली हैं, कुछ एनी गेसेस? राकेश सर आपसे शुरू करते हैं। तो बेसिकली मोदी जी ने हिंट तो दे दिया है कि बजट इज गोइंग टू बी प्रो पुअर एंड प्रो मिडिल क्लास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को ऐसा लग रहा है कि भाई हम शिद्दत से कमाते हैं, उसमें टैक्स भरते हैं, तो हमको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। फ्री बेस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उल्टा हम मेडिक्लेम भरते हैं, उसमें आप 18% ले लेते हो। और हमारा काफी टाइम से जो इन्फ्लेशन काफी एलिवेटेड है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बड़ा है। तो ये जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़नी चाहिए। तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हिंट दे दिया है कि कल का जो बजट है वो प्रो पुअर और प्रो मिडिल क्लास रहने वाला है। अंकुश भाई, योर व्यू इन दिस? सेम, जस्ट लाइक राकेश सर सेड की वही ओवरऑल। अभी क्या होता है, एक ट्रेंड जो हम लोग को समझ में आ रहा है जितना, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स हो गए और एक मिडिल क्लास जो पर्सन है, वो कहीं ना कुछ एक्सपेक्टेशन सबकी है। और ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट के लिए बहुत हाई टाइम है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा और उनको भी समझ में आ रहा है चीजें।
इम्पैक्ट जो दिख रहा है। तो चीजें यही है कि अभी जो टैक्स रेजिम है, अगर वो चेंजेस होता है, जैसे कि जनरली मैंने कहीं पे रीड किया है कि 10 से 15 लाख वालों को 15% के आसपास का, और उसके ऊपर का जो 30 है उसको अगर 25 कर देते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस चीज में जो कलेक्शन हो रहा है ओवरऑल, उस पे कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इट्स अनदर वे। बट मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा इनको एज अ मिडिल क्लास के लिए। और फिर वो आपका कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक में पैसा जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस्ड ही एक्सपेंडिचर मैक्सिमम रहता है, तो फिर वो पैसा रोटेट होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी ग्रो मिलेगा, गेयर मिलेगा। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि एफआईज का जो नेट सेल हो रहा है, तो उसमें इन लोग क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं, जो इंडिया में कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि भाई पैसे बाहर जा रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक से। ओवरऑल वर्ल्ड में भी स्लो डाउन तो है ही, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिख रहा है हम लोग को। और हाँ, पर इंडिया तो स्टैंड आउट कर ही रहा है। ओवरऑल 6.8% का हमारा जीडीपी प्रोजेक्शन है इस ईयर के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता है कल का लेकिन बजट। अपना अपना इंडेक्स स्टैंड आउट नहीं कर रहा है ना। S&P डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई मार रहे हैं, डेक्स लाइफ टाइम हाई मार रहे हैं। अपना इंडेक्स स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, वो स्लो डाउन रिफ्लेक्ट कर राइट। रहा है। धार्मिक भाई, expectations from this budget, union budget? तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो काम करेंगे, क्योंकि हमेशा मार्केट ऊपर ले जाना है या स्टेबल दिखाना है या लोगों के नए इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसमें ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होगा जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने बोला कि आम आदमी की बात की, तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए या उस पे कुछ लाए कि फार्मर्स को कुछ फायदा हो या उसमें उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए। टैक्सेशन का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट आएगा, हालांकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इतने रूमर्स है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस आएंगे। ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, जो हम पर्टिकुलर हमारे मार्केट की बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसमें भी नहीं लग रहा है कि कुछ डिफरेंस आएगा। अगर उनको मेजर चेंजेस जो कैपिटल मार्केट को इफेक्ट कर पाए ऐसे कुछ लाने होते, तो वो जो हमारे टैक्सेशन जो टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं या जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब बजट में ही लाते, लेकिन वो बजट के पहले आ गए, तो वो मुद्दा मेरे हिसाब से वो हो गया है। प्लस आज जिस तरीके से मार्केट के प्रीमियम्स ऑप्शंस में गिरे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है कि होगा। हेल्थ और एजुकेशन पे शायद थोड़ा बहुत कुछ मतलब बजट अलोकेट करेंगे, डिफेंस और सिक्योरिटी में बजट अलोकेट करेंगे, और हो सकता है कि जो उन्होंने बोला कि छोटे लोगों के लिए, तो हो सकता है कि जो माइक्रो एमएसएमई कंपनीज होती है उनके लिए कुछ लोन्स वगैरह कुछ बजट में अलाउ करे, मतलब उससे मार्केट स्टेबल होने में थोड़ा उनको हेल्प मिल जाएगा और सबको बिजनेस करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है सर। ओके, एक छोटी सी क्वेरी थी। आप सबने तो काफी बजट देखे होंगे। ये 2025 का जो बजट है, ये कैसे, क्या कुछ अलग लग रहा है? मार्केट गिरे जा रही है, कोई रैली नहीं उससे बजट से पहले? और मतलब अभी रिसेंटली यूएस इलेक्शन हुए हैं, ट्रम्प भी आया है, सारे जितने भी पोर्टफोलियोज हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स हैं, सबके शायद डाउन ही होंगे। कोई रेयर ही केस में किसी का अप होगा। तो कुछ आपको कुछ ये नेगेटिविटी सी फील नहीं हो रही बजट के आसपास? मतलब क्या आपको लगता है ये कुछ इम्पेक्ट करेगी, मतलब उसको, कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल मेजर्स लेके अपनी इकोनॉमी के साथ स्टैंड लेने के लिए, या फिर हमारे इंडेक्स को संभालने के लिए ही कह लो, मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, क्या कुछ लग रहा है कि कुछ होगा? तो आप अगर आप देखें तो मार्केट 27 सितंबर के आजू बाजू टॉप मार गया, बाद में कब से कंटिन्यूस करेक्शन है। सो करेक्शन वाज इन एंटिसिपेशन ऑफ ट्रम्प कमिंग टू द पावर, क्योंकि ट्रम्प को पावर पे आने के बाद सीधा हिसाब ये है कि वो तो अमेरिका की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तुम्हारे से कुछ लेना देना है नहीं उसको। तो वो ऐसी ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर रहा है कि जो अमेरिका के लिए अच्छी है, शायद आपके लिए अच्छी नहीं हो लेकिन अमेरिका के लिए अच्छी है। और वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिवेल हो रहे हैं, अभी टैक्सेस कट करने की बात है, उसके कारण डॉलर इन्फ्लो अमेरिका में होने लगा। और यहाँ एफ आई एफ पी आई सब बेचने लगे, तो यहाँ से बेच बेच के पैसा गया अमेरिका इन एंटिसिपेशन ऑफ ट्रम्प कमिंग। और डॉलर इंडेक्स जो करीबन 100 के करीब था वो 110 हो गया बिफोर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो स्वेरिंग इन सेरेमनी होने के बाद थोड़ा अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन
अगर आप डॉलर इंडेक्स को मैप करें ना अपना निफ्टी से, तो एग्जैक्टली इनवर्स हुआ है। डॉलर इंडेक्स 100 का 10 हुआ, 110, और अपना निफ्टी हो गया 26,200 का, करीबन 22,800 22,900 हो गया। तो ये वीकनेस जो है वो इंटरनेशनल जो इवेंट हुए उसकी है। और स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी फ्रोथ था, ऑलरेडी वैल्यूएशन फ्रोथ था, काफी मास पार्टिसिपेशन था, काफी एलिवेटेड प्राइस पे आईपीओ आए, वो सबका भी इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं। तो वो अभी आप लोगों को देखा कि भाई कैपिचुलेशन हुआ 2 दिन पहले, अगर आपने देखा हो तो स्मॉल कैप मिड कैप 3-3 4-4 टका सब डाउन थे, और काफी मतलब काफी स्किपे 10 टका 15 टका 20 टका तक गिरी। तो कहीं ना कहीं कैपिचुलेशन भी हुआ, जो लिवरेज सिस्टम में था वो भी कम हुआ। और बजट से अभी आजकल लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो मेजर अनाउंसमेंट है वो बजट के पहले या बजट के बाद ही हो जाते हैं। तो बजट इज ऑलमोस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट नाउ डेज। बट ये बार मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड अगर इंट्रोड्यूस करे तो बजट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देन विल बी अ मैटर ऑफ डिबेट कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड जो इंट्रोड्यूस करा है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पर्सनल टैक्सेशन पे क्या आएगा, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे क्या आएगा। तो मैं आई एम जस्ट कीनली वॉचिंग कि डायरेक्ट टैक्स कोड कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो यूजुअल जो रहता है, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास, प्रो फार्मर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, और शायद ये बार बांग्लादेश में जो टर्मोइल हुआ उसके चलते मुझे लग रहा है रेडीमेड गारमेंट का जो इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है वहां पर कुछ बेनिफिट मिलने का मुझे लग रहा है आशा है कि भाई अगर आपको फैक्ट्री यहाँ लेके आनी है बांग्लादेश से, तो आपको यहाँ रेडीमेड गारमेंट वाले को कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा, पीएलआई स्कीम, जिसके कारण फैक्ट्रियाँ यहाँ शिफ्ट हो सके और बड़े पैमाने पे काम हो सके। तो यूजुअली जो है बजट आप देखो तो डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर, पुअर, मिडिल क्लास, उसके अराउंड ही घूमेगा फिरेगा। और डायरेक्ट टैक्स कोड अगर अनाउंस होगा तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखते हैं क्या होता है आगे। तो प्री बजट रैली इसके कारण नहीं आई क्योंकि 3 महीने में काफी लोगों के पैसे टूटे हैं, काफी लोगों ने पैसे कम किए हैं, तो रिस्क एपेटाइट कम हो गया है रिस्क लेने का। जो अगर आप आपने मोटा तगड़ा पैसा कमाया है तो आप थोड़ा पैसा दाव पे लगाओगे बजट के लिए, लेकिन अगर लास्ट 3 महीने में आपका पोर्टफोलियो गिरा है तो आपका रिस्क एपेटाइट काफी कम है। तो पीपल आर गोइंग कॉशियसली इनटू द बजट। अभी आज थोड़ा रैली हुआ, प्रीमियम भी गिरे, विच इज आई थिंक बिकॉज ऑफ द मोदी जी स्पीच, which is indicating towards pro poor, pro middle class kind of which is a kind of fiscal stimulus, जो आरबीआई ने भी थोड़ा अभी लिक्विडिटी ये किया है, तो स्लो डाउन हुआ जो अपना सितंबर क्वार्टर में, उसका मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट उसका एड्रेस करेगी और थोड़ा एक स्टिमुलस देगी, फिस्कल स्टिमुलस भी देगी, मॉनेटरी स्टिमुलस तो आरबीआई ने दे दिया। तो प्रो ग्रोथ बजट होने का भी मेरे हिसाब से अनुमान है। थैंक यू फॉर इनसाइट सर। अभी चलते हैं अपने ऑप्शंस, एफएनओस और अपने ऑडियंसेस जो वेट कर रहे होंगे सुनने के लिए। सर, नॉर्मल सा सीधा सा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, आई थिंक हर बजट पे पूछा ही जाता होगा। बजट इज ए बिग इवेंट एक्चुअली फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सो क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए बजट डे पे, इवेंट डे पे, और मतलब क्या करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन तो यही है सर। आप हम तीनों से पूछेंगे सर तो हम तो बोलेंगे करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम एग्जैक्टली। वही बात है ना कि आप वेट करते कोई ऐसे इवेंट हो जाए जब मार्केट नॉर्मल रेंज में रहता है तो लगता है कुछ हो नहीं रहा है। और जब आपको 16 17 18 का जब वीक्स मिल रहा है तो हम बोलेंगे हमारे लिए तो अच्छा टाइम है। बट अगर आप ऑडियंस के लिए पूछ रहे हैं तो उनको ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं या जिस पोजीशन साइज में ट्रेड कर रहे हैं उसका 20-30% पे ट्रेड करिए, क्योंकि जो पैसा बनना होगा वो उतने में ही बन जाएगा आपका। एक अगर आपको 100 रुपीज बनाना है तो आपके 20-30% की पोजीशन साइजिंग में बन जाएगा। और क्योंकि आज से 6-7 साल पहले मैं अपनी पोजीशन साइजिंग डिक्रीज कर दिया करता था जब भी बजट या मेजर इवेंट्स होते थे। तो हम लोग इतना ही बजट देख चुके हैं कि अब हम लोग संभाल लेते हैं अपनी सेम पोजीशन साइजिंग। बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग ऐसा रिटेलर्स या जो है उनको 10 लॉट करते हो तो 2-3 लॉट में भी आपका पैसा बन सकता है। तो मार्केट है ही। तो मेरा ये इनपुट है, बाकी धार्मिक भाई और राकेश सर अच्छे से बता सकते हैं। आई एग्री विद अंकुश, काम तो बिल्कुल करना ही चाहिए। एक ऑप्शन है कि आप या तो पोजीशन साइज कम कर लो, और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन का आप फिक्स एसएल पकड़ के पहले से ही आज ही रात को ही सोच लो कि कल इतने पैसे जाएंगे एब्सोल्यूट में, या फिर आप परसेंटेज में कि इतने पैसे जाएंगे, तो जो भी होगा मैं टर्मिनल सब कुछ कवर ऑफ करके बंद कर दूंगा। अब वो अल्गो भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, कुछ भी आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो।
आप ये देखना कि सुबह कितना, अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो, आपको मिलने को कितने पैसे है, उससे आप डिफाइन कर लो कि इतने पैसे जाएंगे तब तक मैं रुकूंगा, उसके बाद फिर नहीं रुकूंगा। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा आ रहा है कल, तो आई वुड सजेस्ट कि करना ही चाहिए। या तो पोजीशन साइज कम कर लो या फिर स्टॉप लॉस लगा लो, और फिर काम तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो प्रोफेशनल्स है वो इस दिन का इंतजार करते हैं जब ये उनको मोटे मोटे प्रीमियम मिलते हैं। तो प्रोफेशनल्स तो पक्का काम करेंगे, लेकिन हर एक जन अपना पोजीशन साइज एडजस्ट कर रहा है। दैट इज व्हाट द फीलिंग आई एम गेटिंग कि भाई वन थर्ड साइज से करिए। दूसरा, कोई भी इवेंट देखो, साल में 252 डेज है वर्किंग डे। तो एक दिन अगर काम नहीं भी करेंगे तो कोई उसमें कोई हर्जाना नहीं है। तो ऐसे अगर कोई नए है जिसको नहीं समझ में आता है वॉलेटिलिटी कैसे हैंडल होती है, तो उसको भले एक दो लॉट से करे, लेकिन समझे तो सही कि क्या हो रहा है। ऐसे इवेंट में काफी लर्निंग्स होती है, पार्टिसिपेशन से लर्निंग मिलती है। लेकिन लास्ट 2-3 बजट से जो मूवमेंट है वो काफी वियर्ड हो रहा है, मतलब दोनों साइड मूवमेंट आ रहा है, वन साइड मूवमेंट नहीं आ रहा है। काफी कुछ बजट में अनाउंसमेंट के साथ ऊपर जाता है, वापस नीचे आ जाता है, वापस उधर का उधर रहता है। तो वॉलेटिलिटी काफी रहती है। तो सबसे पहला तो रिस्क ऑफ रूइन अवॉइड करना चाहिए, तो मतलब फुल फुल पोजीशन साइज से काम मत करो। दूसरा, रिस्क डिफाइन काम करिए कि अगर कुछ भी नेगेटिव या बड़ा कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो वन साइड मूव आ सकता है, तो उसको कवर करके काम करिए। तीसरा, पोर्टफोलियो का बैक जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करिए कि भाई आप ½ % खोना चाहते हैं या 1% खोना चाहते हैं। वो पोर्टफोलियो का बैक टेस्टेड जो भी है आपका, उसको मेंटेन करिए। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करना भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए लेकिन कॉशियसली करना चाहिए। अंकुश भाई, आपने विक्स की बात की थी। विक्स जैसे कि आज हमने देखा डिके हुई है काफी। ये 17.39 से 16.25 के आसपास बंद हुई है, ठीक है, ओपनिंग से। सो व्हाट वुड बी द आइडियल विक्स फॉर बजट डे ट्रेडिंग? सो क्या ये सही विक्स है, या फिर आपको लग रहा है कि आज डिके हो गया तो कल थोड़ा कोशिश रहना चाहिए, इनिशियली कोशिश रहना चाहिए? कैसे, मतलब जो प्रीमियम्स हैं अभी निफ्टी जो होल्ड कर रही है, या अदर इंडेक्स में जो प्रीमियम्स हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर, विक्स का इम्पैक्ट या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? विक्स बेसिकली हम लोग जैसे देखते हैं, बेसिकली तीन नेचर है विक्स का। एक तो विक्स जो है वो मेन रिवर्टिंग है भाई। अभी जैसे अभी देखिए कि अभी 10-11 के विक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, राइट? तो कंटिन्यू हम लोग 20 तक गए, तो कहीं ना कहीं 19 तक गए थे अभी हम लोग। तो थोड़ा सा लास्ट 2 दिन में ऑलमोस्ट टॉप से 14-15% के आसपास हम लोग उसको करेक्ट हुए। तो विक्स का नेचर ही है कि मीन रिवर्टिंग है। आइडली जो एक ट्रेडर को चाहिए वो 13-14 के आसपास का विक्स चाहिए। बट डेफिनेटली इवेंट है, मेजर है, बजट है, तो विक्स आफ्टर बजट तो आपका कूल डाउन होना ही है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो फिर वही 13-14 के आसपास होके सेटल होनी चाहिए वहां पे। तो अभी आपको ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है, या आप अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं या आप अगर ऑप्शन बायर हैं, तो आप उस विक्स को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आपका उसके बेस पे व्यू रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑप्शन बाई करके अगर चल रहे हैं तो विक्स तो कोलैप्स होगा, तो आपको वहां पे लॉस होगा। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अगर कुछ मेजर इवेंट्स हो जाता है, मार्केट वन साइडेड चला जाता है आइदर अप साइड या डाउन साइड, तो आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है। और जैसे कि राकेश सर ने भी बोला कि बजट वाले दिन इंट्रा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। हमने देखा है कि निफ्टी फ्लैट रहता है आफ्टर बजट, बट ऑन एन एवरेज 2.5% का अप एंड डाउन स्विंग रहता है मार्केट में, राइट? सो अगर आप निफ्टी को लें, ऑलमोस्ट अगर हम लोग 23,000 के आसपास ले रहे हैं अभी, तो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि भाई 300-400 पॉइंट का अप साइड में या डाउन साइड में एक वॉलिटिलिटी या मूवमेंट आ सकता है। तो उतना आपको मार्केट में एक स्पेस लेके चलना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो कहीं ना कहीं कूल डाउन तो होना ही है आफ्टर बजट विक्स को। धार्मिक भाई, आपका व्यू सुनना चाहेंगे? आई गेस आई एग्री विद अंकुश एंड राकेश सर। काम तो करना ही चाहिए, नहीं तो आपको अगर डर लग रहा है ना तो एक लॉट में काम करो, बट समझ में तो आना ही चाहिए आपको, ताकि आगे जाके जब फंड बड़ा होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड भी होगी। मतलब आप यू कैन पुट इट इन बैंक एंड गेट इंटरेस्ट आप, तो वो कॉस्ट ऑफ फंड कहीं ना कहीं आ जाता है। तो काम करना चाहिए, एटलीस्ट समझना चालू कर दो, भले ही कम क्वांटिटी में काम करो, जिससे पीएनएल से आपको फर्क ही ना पड़े कि
ठीक है, जो होगा देखा जाएगा ऐसा, बट काम तो बिल्कुल करना ही चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो आप कह रहे हैं कि जो विक्स है अपनी 16.25 की जो विक्स रह गई है वो ठीक है, मतलब करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सो अगेन सेकंड क्वेश्चन, वही लेमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए। करना चाहिए तो व्हाट वुड बी द प्रेफरेबल इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, क्या मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं तो मतलब कौन से इंडेक्स में काम करना सही रहेगा? अगर आप बाइंग कर रहे हो तो फिर आप मंथली का देख सकते हो, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो वीकली में ही रहना ज़्यादा बेटर है। निफ्टी और सेंसेक्स अभी वीकली एक्सपायरीज अवेलेबल है, तो वही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगेन सर नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बाइंग या सेलिंग बिकॉज प्रीमियम्स ज्यादा रहते हैं, हम लोगों को सबको यही लग रहा है प्रीमियम ज्यादा है तो डिकी मिलेगा, पिघलेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बट बिकॉज बजट सैटरडे को है, आप लोगों ने रेफरेंसेस देखे भी होंगे, पिछला कोई बजट सैटरडे को हुआ भी होगा, ठीक है, आगे पूरा वीक है एक तरह से, ठीक है, तो मतलब सेटल होने के लिए, सो मतलब इस वाले बजट को क्या अलग करके देख सकते हैं या नॉर्मली है, इट्स जस्ट अनाउंसमेंट, मतलब इवेंट है, इवेंट की तरह लें? सैटरडे को क्या होता है, जनरली इंस्टीट्यूशंस वगैरह बंद रहते हैं, हम्म। तो जो रिएक्शन जो आता है, ट्रू रिएक्शन, वो शायद मंडे आता है, जो भी बजट का रिएक्शन है। तो बजट ऐसा अपने को लगता है कि बजट खत्म हो गया, वोलेटिलिटी खत्म हो गई, लेकिन हो सकता है मंडे गैप अप या गैप डाउन हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन मंडे को आ जाएगा। तो बजट को तो पूरा समझना चाहिए और उसके हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। और बाइंग डेफिनेटली, बजट अनाउंसमेंट चालू हो गया फिर बाइंग का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके पहले अगर आपने बाई करके थोड़ा स्काल्पिंग कर लिया तो ठीक है, लेकिन आज आज जो आज जिसने वो एक्सपेक्टेशन में बाइंग किया कि प्रीमियम बढ़ेंगे, उनको शायद आज नुकसान हुआ रहेगा। तो आप, बाजार हैज अ लाइक, ये मार्केट का हैज अ नेक ऑफ नोइंग व्हाट यू आर थिंकिंग एंड डू एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दैट। सो लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई गोइंग इनटू द बजट 2-2:30 बजे से प्रीमियम बढ़ने चालू होंगे, सुबह कल 11 बजे तक प्रीमियम बढ़ेंगे, 11 बजे के बाद प्रीमियम टूटेंगे। लेकिन ये तो मार्केट ने आज मिडल ऑफ द डे प्रीमियम छोड़ दिया, और शायद मोदी का स्पीच का इम्पैक्ट आया कि भाई कुछ पॉजिटिव आ रहा है बजट में, और मार्केट रैली कर गया, और मार्केट रैली कर गया, इसके लिए प्रीमियम भी थोड़ा कम हो गया। तो सैटरडे होने के कारण ये है कि वो इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, तो उसका रियल इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे मंडे मंडे ही देखने को मिलेगा। अंकुश भाई, कौन सा इंडेक्स बाइंग और सेलिंग एंड स्पेशल डे सैटरडे? देखिए, अगर आप आपके ऑडियंस के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी पे ही प्ले करना चाहिए, बाइंग में भी करें या सेलिंग में भी करें, राइट। अगर क्योंकि प्रीमियम्स रुपीज वाइज कम है, राइट, कॉस्टिंग कम लगेगी, तो मोस्ट पीपल कंफर्टेबली वही होते हैं कि भाई हाँ, हमको 200-300 रुपए का ऑप्शन बाई करना है मंथ, और हम लोग वैसे अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे तो 600-700-800 रुपए के ऑप्शन में कोई ट्रेड करेगा नहीं। तो डेफिनेटली निफ्टी पे ही फोकस करना चाहिए, एक इंडेक्स पकड़ो, उसका डायरेक्शन देखो, बेसिस पे आप ट्रेड करो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जैसा कि आपने देखा, हमने सबने डिस्कस किया कि ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज स्टॉप लॉस ले लो। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप डिसाइड कर लो कि 10,000 रुपए से ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कल 10-20 हजार रुपए बन भी सकते हैं, 10-20 हजार रुपए जा भी सकते हैं, और ज्यादा ओवर ट्रेड किए तो पूरा 1 लाख रुपए भी जा सकता है। तो ओवरऑल आप अगर ऑप्शन बायर हो तो पोर्टफोलियो वाइज अपना ओवरऑल कैपिटल वाइज स्टॉप लॉस लो, बहुत कम भी नहीं ले सकते, अगर आप बायर हो तो 5-10% का लेके प्ले करो, डायरेक्शनल प्ले करो। और वॉलेटिलिटी, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर हाँ, कहीं पे अगर आपकी पोजीशन स्टक हो गई है, आप बाइंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट रिवर्स करेगा, आप बुलिश ट्रेड लेके बैठे हुए, तो होप गेम में आप रहोगे तो पूरा पैसा कल आपका जा सकता है। तो बेटर है आप पोर्टफोलियो वाइज ओवरऑल स्टॉप लॉस लेके मेंटेन करो, बाइंग में भी पैसा बनेगा, सेलिंग में भी बनेगा, जो जिस तरीके से प्ले करना चाहे मार्केट को। धार्मिक भाई, आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीनों से ही है एक्चुअली। सो बीइंग अ ट्रेडर, या अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, सो इस तरह की मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाओ तो क्या कोई इवेंट डे पे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के थ्रू जाना चाहिए, नॉर्मल जैसे आप ट्रेड कर रहे हो उसको टेक इट एज ए डे जिसपे प्रीमियम ज्यादा है, दैट्स इट, या वोलेटिलिटी ज्यादा है और वैसे सेम स्ट्रेटेजी, या कोई स्पेशल आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, नहीं यार इवेंट पे ऐसे मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे करना चाहिए? अंकुश भाई, आप भी, धार्मिक भाई, राकेश जी, तो धार्मिक भाई से शुरू करते हैं कि क्या मतलब स्पेशल कुछ अलग स्ट्रेटेजी बना के करना चाहिए, क्या चीजें आपने फील की हैं एक्सपीरियंस में कि यार नहीं यार ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
नॉर्मल जो हम फॉलो कर रहे हैं वो चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए। बजट या फिर दूसरे किसी इवेंट के लिए ये वाली चीज ऐसे, मतलब रिस्क इससे कम होगा और थोड़ा सा एपेटाइट बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी में काम करते हो ना, जितने डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है वो भी कहीं ना कहीं रूल बेस्ड ही काम कर रहे होते हैं। वो जो भी प्रॉफिट मेकिंग है वो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होता है कि ये ऐसा होगा कंडीशन में, मैं ये करूंगा, ये कंडीशन में ये करूंगा। आप कोई भी रूल बना के काम कर रहे हो, वो रूल टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि बजट के दिन नहीं चलेगा, ये दिन नहीं चलेगा, उस दिन नहीं चलेगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसा है कि बजट के दिन नहीं चलती तो उसमें काम मत करो। फॉर एग्जाम्पल, टाइम बेस्ड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल अभी बहुत लोग कर रहे हैं कि ये टाइम पे एंट्री, ये टाइम पे स्टॉप लॉस। तो उसमें आप मतलब थोड़े थोड़े ट्विक भी करो ना, तो स्ट्रैटेजी के रिजल्ट आसपास में होने चाहिए। स्पेशली अल्गो ट्रेडर्स जो है, अब मान लो 9:15 को एंट्री के बदले 9:30 को आपने एंट्री करी, तो भी आपके रिजल्ट्स मैच होने चाहिए। अपने बजट के दिन एंट्री करी तब भी आपके रिजल्ट्स उससे जो बाकी दिनों से है उससे मैच होने चाहिए। मेजर चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर मेजर मेजर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको तो पहले अपने फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो काम ही कर्व फिटिंग वाला काम है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका थियरी सही है कि हाँ ये थियरी सॉलिड है, तो फिर बजट के दिन आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं तो सिर्फ बजट नहीं, मैं बोलूंगा कि आपको कोई भी चीज आप चला रहे हो ना, सिर्फ उसी चीज को चलाओ जो आप रोज चला सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी के दिन कुछ अलग कर लिया या ये दिन कुछ अलग कर लिया, बजट के दिन कुछ अलग कर दिया, रिजल्ट्स है कुछ स्टॉक्स के तो कुछ अलग कर दिया। ये सब कर्व फिटेड है मेरे हिसाब से, कि बड़े फंड्स पे आप नहीं चला सकते। छोटे फंड में आप वो एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज है। आप जो भी कर रहे हो आप यूनिवर्सल रूल बना लो, मेरे को यही करना है, अगर चलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं उस स्ट्रैटेजी को ही छोड़ दूंगा। फिर मैं कुछ और ही फिगर आउट करूंगा कि नहीं यार ये लॉजिक उतना सॉलिड नहीं है, नहीं तो बजट वाले दिन भी क्यों लॉस देता, या क्यों पैसा कभी नहीं बना रहा है, या क्यों कुछ अलग ही हो रहा है। तो वो यूनिवर्सल रूल हमेशा होना चाहिए कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। धोनी या कोई भी क्रिकेट मैच वाले पकड़ लो, वो अपनी स्टाइल थोड़ी बदलता है। वो ऐसा थोड़ी करता है कि सामने कोई और है तो चलो अब मैं अलग तरीके से खेलूंगा। मतलब जो उनकी जो पैटर्न होती है ना, वो आपको आपकी पैटर्न पता होनी चाहिए कि मेरी ये पैटर्न है, और उसी पे उनको काम करना चाहिए सबको। अंकुश भाई। सेम है जैसे हमने देखा जनरली। धार्मिक भाई ने बात की एल्गोस की, तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि भाई इसने बजट में कितना पैसा बनाया था, और अगर मैं बजट में बंद रखता सिस्टम तो ये सारा चीजें हम लोग मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप डीप बैक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जनरल जनरल आप देख रहे हैं, तो आप ओवरऑल रिजल्ट्स देखते हैं कि हाँ ठीक है, इतने साल में इतना इतना मेरा ओवरऑल मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो रहा है और मेरे स्ट्रैटेजी ने इतने पैसे बना के रखे हैं। ये जो रहता है, ये हमारा जो माइंड है वो हमको सिग्नल देता है भाई बजट है तो पोजीशन साइजिंग तुम कम कर दो। मेजर इवेंट है, ऐसा लगता है जैसे आज हम लोग को लग रहा था। और मेजर जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है राइट, तो एक टाइम में हमको भी लगता है कि यार कल बजट है, वीक बढ़ेगी, अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा, अगर मैं स्ट्रेडल स्ट्रैंगल कर रहा हूँ या डायरेक्शनल सेल कर रहा हूँ तो मेरे को तो लॉस होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में मेरा कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, विक्स इंक्रीज होगा, ऑप्शन जो मैंने बेचा है वो और हायर प्राइस में जाएगा। तो ये जब हम लोग अपने माइंड को सिग्नल देते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को बहुत ज्यादा ट्वीक करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जनरली आज हमारे माइंड में था कि ऐसा ऐसा होगा, बट स्टिल हम लोगों ने अपने सिस्टम को फॉलो किया और पैसे भी बने आज, जस्ट बिकॉज वोल्टिलिटी डाउन हो गई। बट अल्टीमेटली अगर आप ज्यादा ट्विक करेंगे, सिस्टम को ज्यादा चेंज करेंगे, तो आप वो कर्व फिटेड सिस्टम बनाते हैं, और आप डेटा को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि जो आप देखना चाहते हैं वही आप देख रहे हैं, राइट। सो अगर आप एल्गो ट्रेडर है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडर है, तो सेम पोजीशन साइजिंग के साथ आप ट्रेड करिए, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज स्टॉप लॉस इतना है, सिस्टम स्ट्रेटेजी वाइज मेरा रूल्स हैं कि हाँ भाई इतने रुपए में मेरा एग्जिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत स्लिपेज हो सकता है, ज्यादा है, आधा परसेंट, 1%, 0.1%, 0.2%, वो हो सकता है। तो मेरे को यही लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रूल्स हैं, आपके डिफाइन है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड करना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कोई भी स्ट्रैटेजीज पे ऐसा जनरली नहीं देखा गया है, क्योंकि हर इवेंट होता है उस पे रिएक्शन मार्केट का एक डिफरेंट तरीके से होता है, राइट। सो आप एक कोई जनरल फॉर्मेट नहीं है कि भाई हाँ बजट वाले दिन यही होता है। हमने देखा है कि कई बार बजट वाले दिन अगर 10 साल का आप डेटा लेंगे तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट भी हुआ है, और एक ऐसा बजट था मेरे ख्याल से 21 या 20 के आसपास का, जहाँ 4% निफ्टी भागा था बजट वाले दिन। तो कोई एक तरीके से कोरिलेशन नहीं है, तो आप एक
एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं ले सकते कि हाँ यही करना है आपको बजट वाले दिन। राकेश सर। तो बेसिकली सी इवेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन तो करना चाहिए। सबसे पहला मॉडिफिकेशन ये करना चाहिए कि रिस्क ऑफ रूइन नहीं हो, ऐसा आपको स्टडी होना चाहिए कि आप, ऐसा नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आया और आप बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क ऑफ रूइन अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, आप ऐसे इवेंट में थोड़ा स्ट्रेटेजीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर के थ्रू खेले फॉर एग्जांपल। तो आपने कहीं पे एक शॉर्ट किया है तो कहीं पे लॉन्ग हो, तो लिमिटेड रिस्क रहता है उसमें। ऐसी सब स्ट्रेटेजी करना, रेशियो करे, क्योंकि प्रीमियम काफी तगड़े प्रीमियम है, तो रेशियो भी कर सकते हैं, एक लेके दो बेचे, ऐसा करें। ऐसे सब कर सकते हैं, और रिस्क हमेशा डिफाइन रखें। और देखिए, एक बजट और एक इलेक्शन रिजल्ट में फर्क है। तो इलेक्शन रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इवेंट है। अगर उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ आगे पीछे आती है तो बड़ा मूव आ सकता है, जो अपन ने जून 3 को देखा। तो ऐसे ऐसे दिनों में तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कोशिश ही रहना चाहिए। बजट इज कंपेरेटिवली लाइटर इवेंट, बट मार्केट प्रीमियम उसके हिसाब से ही देता है। अगर इलेक्शन है तो अलग प्रीमियम रखते हैं, और अगर बजट है तो अलग प्रीमियम है। तो इवेंट को तो डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, भले बैक टेस्ट में कुछ भी दिखे। आपको थोड़ा पोजीशन साइजिंग और वो सब एडजस्ट करके, स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करके काम करना चाहिए। क्योंकि बैक टेस्ट में पास्ट में हुआ था, समझो 5 में से 5 बार हुआ, तो आपका प्रोबेबिलिटी 100% हो गया। और ऐसा है कि भाई 5 में से समझो 4 बार हुआ, और अभी ये 5वां टाइम है और नहीं हुआ, देन ऑल्सो यू हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी 80%। लेकिन आप तो अभी ये 5वां ट्रेड कर रहे हो, पिछले 4 तो ट्रेड किए नहीं आपने, है ना। तो बैक टेस्ट, यस ऑफ कोर्स इट्स अ गाइड, बट इट नॉट अ गॉस्पेल ट्रूथ। ओके, उसको एज अ गाइड, गाइड के हिसाब से ले। और स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई तो करना चाहिए, रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजीज बनाना चाहिए। थैंक यू सर। अभी अंकुश भाई ने बात की थी एल्गोज की, तो मैं एक बार धार्मिक भाई से एक डिस्कशन पॉइंट रखना चाहूंगा। अभी रिसेंटली सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर के साथ आई थी, एल्गो फॉर रिटेल। ठीक है। सो जो हमारी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है या एल्गो ट्रेडिंग है, आप एनएससी की कमेटी में भी हो, एल्गो कमेटी में, तो सजेशंस, वेरियस मीटिंग्स आपकी होती रहती होंगी। सो क्या अपना जो आजकल तो रिटेलर्स के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिटेलर्स को एल्गो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्या मतलब कोई रिस्क को कम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब एल्गो की इंपॉर्टेंस कैसे है इवेंट्स में या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग में? अल्गो वालों को फर्क नहीं पड़ता इवेंट है कि नहीं है, वो तो अपने रूल बनाते हैं, उसको बैकटेस्ट करते हैं, वो सारे ही दिन बैकटेस्ट कर लेते हैं। जितना भी डेटा अवेलेबल है उनके पास, वो मैक्सिमम डेज पे बैकटेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको लाइव करते हैं। तो उनको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है ये सब चीजों से, वो जो रूल है उसके हिसाब से चलता रहता है। ये जो अभी मेजर चेंजेस आ रहे हैं ना, अगर खुद का कोई अल्गो कर रहा है तो उसमें वो लिमिटेशंस आने वाली है कि इससे ज्यादा अगर आप ऑर्डर्स 1 सेकंड में फायर करते हो तो आपको फिर अल्गो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा उसको, और फिर आपको अल्गो अप्रूवल लेने की जरूरत है। एक जो उसमें मेजर चेंज आ रहा है, जितने भी कुछ लोग हैं जो फंड्स मैनेज करते हैं, मतलब फंड्स मैनेज करते हैं इन अ वे कि वो स्ट्रैटेजी पब्लिकली देते हैं, जो स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेजर चेंजेस उसमें आ रहा है, जो एक फरवरी मिड में आने वाला है एक्सपेक्टेड है, और एक फेब एंड में एक्सपेक्टेड है, 2 सर्कुलर्स एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपको उसका जो परफॉर्मेंस है वो वैलिडेट करने का आपको पूरा मतलब स्ट्रक्चर पूरा ऑफिशियली वो लोग अनाउंस करेंगे कि ये ऐसे ऐसे है, वो मेजरमेंट ऐसे होगा, उसके बाद आप उसको पब्लिकली आप अनाउंस कर सकते हो कि ये परफॉर्मेंस है, विच इज अ गुड थिंग। कुछ लोग हमारे काफी ऐसे फोन्स आते रहते हैं ना एडवाइजरी के लिए, ऐसे अल्गो के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। तो वो सब कम हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ऑफिशियल परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाएंगे अगर गलत है तो इट इज अ गुड थिंग। अगर खुद का अल्गो कर रहे हो तो उसमें ज्यादा कुछ चैलेंजेस मुझे नहीं लग रहा है, जो चल रहा है ऐसे चलता जाएगा। और प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी तो कुछ कमेंट ना करो, वही बेटर है। लेट्स सी वी कमेंट, उसके बाद करो। जो बेसिकली उनको चाहिए कि जो ब्रोकर्स है वही अपना प्लेटफॉर्म बनाए और वही सर्व करे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप ऑफिशियली देखोगे ना तो एक्सचेंज के लिए कि सेबी के लिए इन अ वे हम फिर भी है। एक्सचेंज के लिए जितने अल्गो ट्रेडर्स, मतलब अगर एक्सचेंज के लिए तो सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर ही होता है, उनके लिए तो एंड क्लाइंट कुछ है ही नहीं, उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी, कुछ उसने गड़बड़ भी किया तो उसको ब्रोकर को ही पकड़ना पड़ता है।
तो दे वांट कि ब्रोकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ब्रोकर ध्यान रखे कि कुछ उसमें मिसफायरिंग नहीं कर रहे ये लोग, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो। यूटेड अल्गोस के लिए तो बहुत अच्छा है जो सर्कुलर्स आने वाले हैं वो। और नहीं, मैं वहीं आ रहा था शुक्र बिकॉज है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, तो सबके लिए वो ब्लेसिंग्स है एक्चुअली। क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म एंड प्रिविलेज टू अनाउंस के हमारी यूट्रेड एल्गोस पे सारी स्ट्रेटेजी अप्रूव्ड है, एक्सचेंज अप्रूव्ड है पहले अप्रूव्ड से। है, हाँ। और हाँ, मतलब वी आर अ ब्रोकर, शेयर इंडिया एज अ ब्रोकर एंड सब्सिडरी ऑफ यूट्रेड। ओके, करेक्ट। सो अपना इन हाउस है पूरा, ब्रोकर भी अपना ही है, ओएमएस आरएमएस भी हमारा ही है। सो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, वो चीज चल रही है उसकी एंड इट इज स्पीड भी काफी डूइंग वेल। फास्ट आ जाती है, अभी जैसे चल रहा है ना सबका एपीआई के थ्रू, उसमें थोड़ा लेटेंसी बढ़ जाता है वो। अब सीधा तो एचएफटी में जा नहीं सकते, लेकिन ये सब ट्विक करके जैसे आपका यूटेड में काम करके स्पीड बढ़ा सकते हैं उससे काफी ज्यादा। ये काफी अच्छा है। और अल्टीमेटली सेवी को भी यही चाहिए कि यूटेड जैसे ब्रोकर्स खुद ही अपना कुछ रखे जिससे लोग पार्टिसिपेंट करें, तो स्कैम नहीं होगा। मतलब जितने भी झोल हो रहा है, कुछ भी बोल दो उसको, वो सब बंद हो जाएगा उससे। यस सर, एग्जैक्टली। अंकुश भाई, आप भी रेगुलर एल्गोज में ट्रेड करते हैं सर, योर टेक ऑन दिस, मतलब क्या जैसे रिटेल के लिए सेबी बात कर रही है एल्गो लाने की, हम लोग अभी बात करें यूटेड एल्गोज का, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास जिसमें अप्रूव्ड स्ट्रेटेजीज हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, कर सकते हैं। सो राइट। इस तरह के ओके इवेंट्स, हम तो सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं, बट अदर देन बजट भी क्या सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग हमारे रिटेलर्स को, दूसरे लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकती है, बिकॉज इट गिव्स अ कॉम्पिटिटिवनेस ना। मतलब पहले क्या होता था कि कुछ लिमिटेड लोगों के पास था एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, अब रिटेलर भी है, अब रिटेलर बाय कर रहा था या उसके पास प्लेटफॉर्म्स की, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स की कमी थी, तो कई बार रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी उनको लॉस लग जाता था या कुछ भी। तो अभी तो सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो कैसे ईज करेगा उनकी ट्रेडिंग को या उनके इन्वेस्टमेंट्स को ये वाली चीजें एल्गोस, और राइट। सो स्पेशली फॉर द इवेंट्स ऑल्सो। हाँ, तो ये सेबी की एक रिपोर्ट थी जिसमें बोलता है 93% लोग पैसे लूज कर रहे हैं मार्केट में, राइट। तो उसी रिपोर्ट में ये भी दिया हुआ है कि 51% लोग जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं मार्केट में। तो उनको ये डेटा भी है उनके पास। सो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, और कहीं ना कहीं लोगों का एक सिस्टमेटिक वे पे अगर जा रहे हैं मार्केट में या ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई दिस इज द राइट अप्रोच। सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे धार्मिक भाई ने भी बोला, कि कुछ ना कुछ चीजें डेफिनेटली आएंगी आने वाले टाइम में, हेल्प करेंगी ये सब चीजों को प्रमोट करने के लिए। और अभी तो पूरा सारी चीजें क्लियर हुई नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच गेम ही है। हो सकता है ये महीने हमको क्लियरिटी आ जाए ये चीजों पे। राकेश सर। So basically, systematic trading it always helps. Okay, it improves your expectancy. और जैसे अभी अंकुश ने बताया कि सेबी का रिपोर्ट भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि जो रूल बेस्ड अप्रोच है या तो सिस्टमैटिक अप्रोच है, वो उसका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ज़्यादा है वो जनता का। तो अल्गो बिल्कुल करना चाहिए और सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए। यू ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है। और सेबी सेबी का जो रेगुलेशन अभी जो सर्कुलर की जो धार्मिक बात कर रहा था, उसमें दो चीजें, एक ब्लैक बॉक्स आल्गो है, एक दूसरा ओपन सोर्स आल्गो है जिसमें आपको लॉजिक वगैरह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ब्लैक बॉक्स आल्गो अगर आपको देना है तो रिसर्च एनालिस्ट भी दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आगे आगे जाके प्लेटफॉर्म में एक मार्केट प्लेस टाइप भी बनेगा, जहाँ रिसर्च एनालिस्ट अपने अल्गोज डिस्प्ले करेंगे सब्सक्रिप्शन बेस पे। और ब्लैक बॉक्स जो बास्केट अप्रोच जो है, जैसे इन्वेस्टमेंट में स्मॉल केस ने जो जनरेट किया है अप्रोच, कि भाई अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने को नहीं जम रहा है तो इक्विटी बास्केट्स ऑफर्ड बाय रिसर्च एनालिस्ट या तो रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ले लीजिए। वही अप्रोच मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में भी आएगा, कि अगर आपको अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको कोई रिसर्च एनालिस्ट समझ में आ रहा है कि जो अच्छा अल्गो ट्रेडर है या तो सिस्टमैटिक ट्रेडर है, उसका बास्केट आपको पसंद है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो आरए का जो भी स्ट्रैटेजीज होगा वो ब्रोकर के थ्रू ही जाएगा, ब्रोकर अप्रूवल ले लेगा। तो ब्रोकर को जिन लोगों के साथ कंफर्ट है, जो रिसर्च एनालिस्टों के साथ कंफर्ट है, मुझे लग रहा है उनके साथ टाई अप होगा और एक अच्छा मार्केट प्लेस बनेगा। और जैसे अभी वैलिडेटिंग एजेंसी भी आ ही रही है, तो परफॉर्मेंस में भी कोई आपको 19-20 करने का कोई जगह नहीं रहेगा। तो जो भी है वो आमने सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है।
तो जैसे म्यूचुअल फंड का लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, पीएमएस का परफॉर्मेंस देखते हैं, कैट 3 का परफॉर्मेंस देखते हैं, वैसे अभी स्मॉल कैप्स का भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं लोग। तो वैसे अल्गो का भी परफॉर्मेंस देखेंगे। जिसका अल्गो का परफॉर्मेंस ठीक होगा वो लोग वहाँ सब्सक्राइब करेंगे, और जिसका ठीक नहीं होगा वहाँ से अनसब्सक्राइब करेंगे। तो इन अ वे एक डेमोक्रेटाइज हो गया है। जो एक ओनली इंस्टीट्यूशनल या बड़े प्लेयर को ही एल्गो का फैसिलिटी अवेलेबल था, वो मुझे लग रहा है कि ये सर्कुलर आने के बाद एक रिटेलर को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और ये पूरा इकोसिस्टम के लिए अच्छा ही है। तो नॉलेज बेस्ड या सिस्टमैटिक वे या अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होता है, तो वो सिस्टम के लिए अच्छा ही है, हेल्दी है मेरे हिसाब से। सर ओके, जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम यू कि बीइंग अ बायर या न्यू कमर, या पहले से भी हम क्या करते हैं, जैसे बजट डे अनाउंसमेंट होती है, कोई सेक्टोरियल इन्फो आ गई है, कुछ भी आ गई, तो एकदम से मतलब एक वो बाय करने का एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये वाला स्टॉक की अच्छा इन्फॉर्मेशन आई है, मैं बाय कर लेता हूँ, सडनली फेल डाउन। तो मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, मतलब क्या करना क्या चाहिए नॉर्मल सुनने के बाद, कोई अनाउंसमेंट का क्या तो इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको? नहीं, तो वो बजट वाले दिन तो देखो इमोशनल रिएक्शन होता है, ठीक है, अनाउंसमेंट आया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देखो अनाउंसमेंट अच्छा बुरा नहीं होता है, खाली अनाउंसमेंट ये है कि कितना प्राइस्ड इन है, कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है कि नहीं। अगर कि कोई सेक्टर के लिए अच्छा अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है और वो एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी बाइंग हो चुका है बिफोर द बजट, तो बजट के दिन टिपिकली क्या होता है, अनाउंसमेंट आने पे नोवाइस लोग खरीदने जाते हैं और प्रोफेशनल बेचते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोजीशन होता है। तो एक अपने बाजार में कहावत है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लोगों के पास थ्रू वेरियस सोर्सेज, उसके हिसाब से पोजीशन ऑलरेडी बना है, और आप जब लेने जाते हो तभी उनका प्रॉफिट बुकिंग होता है, और आप समझ रहे हो कि बहुत अनाउंसमेंट अच्छा है फिर भी भाव नीचे क्यों जा रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन उसमें बन चुकी है। तो वो व्हाट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन द प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई कौन सा अनाउंसमेंट आने वाला है, लेकिन कितनी हद तक वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इन द प्राइस, वो असेस करना बहुत जरूरी है। और वो एक्सपीरियंस से ही हो सकता है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा ट्यूशन फी देना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो तो हम भी जब भी नोवाइस थे तभी अनाउंसमेंट पे लेने भागते थे, और जब भी नीचे जाता था तभी पैनिक में बेच देते थे, और मालूम पड़ा कि एक दो दिन में सेटल होके वापस वो सेक्टोरियल रैली था, अच्छा अनाउंसमेंट था, 5 साल 10 साल का इम्पैक्ट था, तो धीरे धीरे वैल्यू बेस्ड बाइंग आता है, फंड का बाइंग आता है। तो अगर अनाउंसमेंट अच्छा है और इंडस्ट्री टेलविन वाला अनाउंसमेंट है, तो उसमें सस्टेन्ड बाइंग होता है। और कुछ मिस इंटरप्रिटेशन आपने मिस इंटरप्रेट कर दिया समझो, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो रैली वो फिजल आउट हो जाता है, फिर आपको लॉस में बेचना पड़ता है। थैंक यू राकेश जी। आप तीनों से एक क्वेश्चन मेरा कि जो हमारी अनाउंसमेंट्स तक तो ठीक है, राकेश जी ने बहुत अच्छे से बताया हमारे अनाउंसमेंट पे क्या करना चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, आपका अपना एक गुरु मंत्र क्या है बजट के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए या सबके लिए, कि यार मतलब ये गुरु मंत्र है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, मैं ये देना चाहूंगा, ये मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा बजट के दिन। सो अंकुश सर, आपसे शुरू करते हैं। एज सच कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई भी हो, बजट की बात नहीं है, नॉर्मल डेज में भी अगर आप ट्रेडर हैं तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है। जैसे धार्मिक भाई ने भी डिस्कस किया कि आपके कुछ ना कुछ, अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर भी है, अगर वॉरेन बफेट भी है, तो उनके भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, राइट। हम लोग वो एक तरीके से चीजों को सेग्रीगेट करते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, ये एल्गो ट्रेडर है, ये मैनुअल ट्रेडर है, बट हर पर्सन का अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, और एक प्रोसेस है। राकेश सर। तो यही है, सिस्टमैटिक अप्रोच हमेशा इट पेज बैक। तो ब्रह्मास्त्र जैसा कोई अलग से कुछ है नहीं, लेकिन इवेंट के दिन मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट होना चाहिए। और अगर कोई एक चीज जो आपको लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने को हेल्प करती है, वो एकदम टाइट रिस्क मैनेजमेंट ही है। मतलब आपका लॉस का लिमिट होना चाहिए कि आप एक दिन में मैक्सिमम कितना पैसा खो सकते हो, और उतना ही पैसे का आपको लिमिट रखना चाहिए। और प्रॉफिट तो देखो बाजार देगा तो देगा, हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपना लॉस को लिमिट करें, बाकी प्रॉफिट तो बाजार देता है, वो अपने हाथ में है नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र इवेंट डे का एक ही ब्रह्मास्त्र है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने ऊपर के सर्किट भी देखे, नीचे के सर्किट भी देखे हुए हैं। तो एक दिन में करोड़ोंपति बनते देखे, और करोड़ोंपति को रोड पे आते भी देखा है। तो इवेंट डे में ऐसा सब होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट काफी टाइट होना चाहिए। तो यही ब्रह्मास्त्र है मेरा तो, कि इवेंट के दिन रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रखे तो बेटर है। धार्मिक भाई।
मैं ना ओवरऑल एक सजेशन देना चाहूंगा, जितने भी ऑप्शंस बायर है ना, आप एक बार गूगल करो, बैक स्प्रेड करके स्ट्रैटेजी होती है। जब आज जैसे प्रीमियम एकदम से गिरे, अगर कल भी और गिरते हैं ना, तो आप ऑप्शन बाइंग से अच्छा है कि आप बैक स्प्रेड करो। दो चीज आपको करनी है। एक तो बैक स्प्रेड क्या है, मैं मोटा मोटा कंसेप्ट समझा देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल 100 रुपये वाला ऑप्शन मतलब आपको 30 रुपये वाले ऑप्शन खरीदने हैं ओटीएम। आपने 100 रुपये वाला ऑप्शन बेचा, 10 का लॉट साइज है, तो 1000 रुपये आपने प्रीमियम शॉर्ट किया हुआ है। उसके अगेंस्ट में आपने 1000 रुपये का ही या उसके आसपास का 900 रुपये या 1100 रुपये के बीच में उतना ही प्रीमियम आप दूर की स्ट्राइक प्राइस जाके लॉन्ग करते हो। जब बड़ी मूव्स आती है ना, अगर आपकी एकदम उल्टी भी मूव आ गई, मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर फट जाएगा, अगर उतना ही नीचे आ गया तब भी आपके पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना प्रीमियम आपने लॉन्ग किया है उतना प्रीमियम आपने शॉर्ट भी किया हुआ है। और ये दोनों साइड का भी बना सकते हो, बट उसमें आपको दोनों साइड का अगर बनाओगे बैक स्प्रेड, तो उसमें आपको एग्जिट जल्दी करना पड़ेगा। बैक स्प्रेड है, आप उसको गूगल करो कि कैसे कैसे क्या होता है, और पे ऑफ ग्राफ आप देख लेना एक बार कि जब भी प्रीमियम एकदम गिरते हैं ना, आपको तो लगता है कि ये 2 दिन से प्रीमियम गिर ही रहा है, वहां पे टाइम है कि वहां पे आप बैक स्प्रेड बना दो। आज गिरा है, अगर कल और प्रीमियम गिरता है तो आपको लगता है कि डायरेक्शनल, आपको लग रहा है कि वहां से मार्केट डायरेक्शनल होगा, आपको साइड भी नहीं पता ना कौन सी साइड जाएगा, तब भी आप वहां पे बैक स्प्रेड बना सकते हो। एक बार वो करो और कोशिश करो। इससे क्या होता है ना, दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको साथ में सेलिंग भी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा मार्जिन भी नहीं चाहिए। उसका जो सेलिंग का होता है उससे 20% मार्जिन चाहिए। फॉर एग्जांपल सेलिंग में 2 लाख रुपए होगा, तो इसमें मैक्सिमम 40,000 मार्जिन चाहिए। तो इन अ वे आप आपका फंड मैनेज अच्छे से कर रहे हो उसमें, क्योंकि आप गंवाने को आप 40,000 के सीधे ऑप्शन खरीद लोगे तो बहुत ज्यादा पैसे जा सकते हैं उसमें। तो विल कंटिन्यू विद धार्मिक भाई। भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सबसे, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है किसी भी अनाउंसमेंट पे, इवेंट पे या बजट डे पे जैसे कल भी है। तो सर अंकुश भाई, राकेश सर, धार्मिक भाई आएंगे, उनसे भी पूछेंगे। सो टाइमिंग्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर को, अपने इन्वेस्टर को, कि किस टाइम पे एंटर करें, कब क्वेश्चन पॉइंट है निकल जाए। अभी तो अनाउंसमेंट चल ही रही थी, अब खत्म हो गई, अब आए क्या, अब ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब योर टेक ऑन दिस, टाइमिंग्स को कैसे डिफाइन करें, कब घुसें, या फिर सजेस्टेड टाइमिंग्स क्या रहेंगी? तो पहले तो आप ये समझ ले कि आपको अनाउंसमेंट पूरा समझ में आया कि नहीं आया। हम्म। अगर आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया तो यू विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। अगर यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको समझ में आया है, तो सबसे पहला तो आप थोड़ा टेस्ट क्वांटिटी जो बोलते हैं कि आपको 10,000 शेयर लेने हैं, तो 200 500 1000 शेयर लेके देखिए। अगर फेवर हो रहा है तो और ऐड करिए, तो मतलब आपको जो समझ में आया वही चीज है। तो अगर समझो आपने ले लिया और अनफेवर हो गया तो पोजीशन ऐड मत करिए। और आप जो अनाउंसमेंट समझे है उसके हिसाब से ही है तो पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट अगर बढ़िया है तो वो रैली कंटिन्यू रहता है। तो इनिशियल अगर आपको समझ में आ गया, इफ यू आर श्योर कि समझ में आ गया है, तो ट्राई विथ लेसर क्वांटिटी फर्स्ट। अगर आपका मूव फेवर में आता है तो आप अनफेवर में एवरेज मत करिए। अगर एवरेज ही करना है तो फेवर में करिए। अगर आपका फेवर में आ रहा है तो उसको ऊपर ऊपर लेते जाइए। एंड अच्छा सा अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ज़्यादा लालच नहीं करते हुए प्रॉफिट भी थोड़ा बुक करके चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। अंकुश भाई। सेम जैसे अभी आपने टाइमिंग पूछा है, तो जनरली क्या होता है कि आपका बजट का इम्पैक्ट आपका 12 साढ़े 12 बजे के बाद से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वॉलिटिलिटी उसके पहले रहने वाली है, राइट। तो जो नोवाइज है तो उनको तो मेरे को लगता है कि शुरू के 2 3 घंटे आप ट्रेड ही मत करो, वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि अप डाउन बहुत बड़ा प्ले करेगा मार्केट। और उसके बाद अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो कहीं ना कहीं डायरेक्शनल प्ले करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मार्केट में जो चीजें हैं और आपको समझ में आया और मार्केट उसको सेम डायरेक्शन में प्ले कर रहा है, तो आप डायरेक्शनल प्ले कर लो पहले से। शुरू से ही अगर आप प्ले करने लगेंगे और आपको लगता है कि हाँ, जैसे हमको पता है कि स्ट्रैटेजी में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, चलो आधा टके का, तो मेरे को अगर कहीं पे भी मिल रहा है, आधा टका मिल रहा है ड्यूरिंग डे, और मेरा पूरा दिन बचा हुआ है, जैसे आज का दिन था तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे थे, हमको पता है कि ये मेरा मैक्सिमम है डे का, तो वहां पे भी सिस्टम क्लोज किया जा सकता है, स्पेशली ऐसे बजट वाले दिन। तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या है मार्केट को लेकर, और उसके हिसाब से आपको उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती है। धार्मिक भाई, एक क्वेश्चन था अपना,
जो लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से, फिर हम ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे कि टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है एंटर कब करना है, सुबह से शॉर्ट करके बैठना है, लॉन्ग में जाना है, अनाउंसमेंट चल रही है, तो व्हाट शुड बी द प्रेफरेबल टाइमिंग, मतलब कैसे जज करें कौन सी टाइमिंग बेस्ट है, किस टाइमिंग को एंटर करें ड्यूरिंग द बजट और एनी इवेंट डे। तो मैं रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की बात करूंगा। बजट तो एक साल ही, साल में एक बार ही आएगा। बट आपको जनरली अगर राइटिंग करना है ना, तो जितना आप जल्दी करोगे ना, दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप जितना जल्दी कर सकते हो, अगर आप हायर रिस्क टेकर हो कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए और थोड़ा रिस्क भी ज्यादा लेने के लिए रेडी हो, तो आप पहली मार्केट ओपन होने के पहले 5-10 मिनट में आप एंटर हो जाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे एकदम इतना ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मैं बहुत ज्यादा रिटर्न बनाऊँ तो, बट मुझे स्टेबल शांति वाला काम करना है, तो आप उसको 9:30, मतलब 9:30 या 9:45 के बाद रखो, कि उस टाइम के बाद ही मैं एंटर करूंगा कोई भी राइटिंग में। बाइंग करना है तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि 9:30 पौने 10 के पहले बाइंग करना ही नहीं चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। आपको बेटर प्राइस ही हमेशा मिलेगा। थैंक यू धार्मिक भाई। अभी हम Q&A की तरफ जाते हैं। आई होप कि हमारी ऑडियंसेस को काफी इंसाइट्स मिली होगी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर जो चेंजिंग रिजीम हुआ अभी, जो इतने सारे चेंजेस आए सेबी की तरफ से, उसको मार्केट ने कैसे अब्जॉर्व किया, अभी कितना टाइम लगेगा, या अभी किस स्टेज पे इवॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजें समझने में। हमारे पास वेंकट भाई का एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक सेबी माइट रिवर्स 2% टीएलएम ऑन एक्सपायरी? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि उन्होंने काफी सोच समझ के इंट्रोड्यूस किया है, और उनका जो इंटेंशन था कि वॉल्यूम कम करना है, उसके हिसाब से ही किया था। तो अगर वॉल्यूम कम हो गए हैं इसके लिए ईएलएम रिमूव कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता है। तो इतना जल्दी नहीं है, अगर 6-12 महीने में उनको रियलाइजेशन हो, और इफ दे वांट टू हैव द वॉल्यूम बैक, देन दे माइट डू इट। फिलहाल तो नहीं लग रहा है। ओके, एक सिद्धार्थ जैन जी का क्वेश्चन है, व्हाई डिस्पाइट फिक्स लॉस इन आयरन फ्लाई आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी इन द सेम एक्सपायरी, व्हाई डज मार्जिन इंक्रीज ऑन एक्सपायरी डे, does it not affect our ROI, and if we do not have funds on expiry we have to cut out the positions? तो देखो, फिक्स लॉस तो वैसे तो बटरफ्लाई में भी फिक्स लॉस ही होता है। अगर आपने बटरफ्लाई लिया है तो उसमें 1 रुपए पे बटरफ्लाई लिया है, तो 1 रुपए से ज्यादा आपका जा ही नहीं सकता है। फिर भी उसमें 30,000 50,000 का मार्जिन लगता है। तो जी, जितना मैक्सिमम लॉस है उतना ही अगर मार्जिन लेंगे तो बाजार में लिवरेज बहुत बढ़ जाएगा, जो शायद रेगुलेटर नहीं चाहता है। और इसके कारण ही मार्जिन एलिवेटेड रखा है, क्योंकि शायद अपना मार्केट इतना तैयार नहीं है इतना सारा मार्जिन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर ज्यादा मार्जिन डिप्लॉय हो जाता है, तो जैसे रैंडम मूव्स काफी आने लगते हैं अप एंड डाउन में, और कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। सडनली अप मूव आ जाता है तो सब लोग का स्टॉप लॉस होता है, तो सब लोग लेने को भागते हैं। सडनली डाउन मूव आया तो वापस नीचे स्टॉप लॉस है तो वापस नीचे भागते हैं। तो शायद बाजार अपना तैयार नहीं है ज्यादा मार्जिन लेने के लिए, और इसके चलते ही सब मार्जिन पॉलिसी जो चेंज किया है उसके चलते ही चेंज किया है। और मुझे नहीं लगता है कि रेगुलेटर इज इन अ हरी टू चेंज एनी ऑफ इट। धार्मिक और अंकुश कहना है डिफरेंट व्यू। धार्मिक भाई? वो बेसिकली इसलिए मार्जिन इंक्रीज किया है कि वॉलेटिलिटी बहुत एक्सपायरी के दिन ज्यादा होती है, तो उनको चाहिए कि ओवरऑल एक्सपोजर कम हो बड़े लेवल पे। तो वो तरीका तो एक ही है कि छोटे लेवल पे भी उसको लेके आओ, माइक्रो एनालिसिस करके हर एक छोटी छोटी चीजों पे भी लाओ, तो वो एक ही तरीका उनको शायद सही लगा। तो यही ऑप्शन है। थैंक यू धार्मिक सेवन भाई। परसेंट तो 7% तो एफएनओ का है डेटा। बाकी इक्विटी मार्केट, जब भी मार्केट बढ़ता है तभी पैसा सब बनाते हैं, तब सबका तो वेल्थ सब बढ़ता बनाते है। हैं, हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ। तो खाली राइट। वन डायमेंशनल नहीं सोचना चाहिए। ये बाजार में हर कोने में पैसे है, आप कुछ भी करो। हम्म। तो आपको हर एक कोना को खंगालना है, जहां से जो पैसा मिले अपना, एंड ऑफ द डे अपने घर पे पैसा आना चाहिए। अंकुश भाई? सेम सर। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो 2% का बोला, मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं पे करना चाहिए, बिकॉज जो उनका मोटो था वो एक्चुअल में वॉल्यूम्स थोड़ा सा, हाँ, मतलब कंट्रोल उनके लेवल में कंट्रोल करना था, तो वो हो गया, पर्पस सॉल्व है अभी, ऑलरेडी दिख रहा है वो हम लोग को। तो मुझे लगता नहीं कि भाई वो हटेगा 2% एक्स्ट्रा मार्जिन। बट डेफिनेटली एग्रीड विथ रिस्पेक्टेड सर एंड धार्मिक भाई कि हाँ, कहीं ना कहीं वेज खोजने पड़ेंगे। हमको भी समझ में आया
स्टॉक्स ऑप्शंस में हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भी ऑडियंस को चाहिए कि स्टॉक्स ऑप्शंस में थोड़ा सा ध्यान दे अगर। और वॉल्यूम सब हमको दिख रहा है कि ग्रेजुअली ऑप्शंस में भी अच्छे, स्टॉक्स ऑप्शंस में भी जो टॉप 15-20 स्टॉक्स है, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट भी कहीं ना कहीं हमको टच करना चाहिए, स्टॉक्स ऑप्शंस का भी। थैंक यू अंकुश भाई। एक और क्वेश्चन है अक्षय जी का। ये स्ट्रेटजीज बना के चलाते हैं प्लेटफॉर्म से एंड क्लाइंट के फंड्स भी मैनेज करते हैं, सो ही इज आस्किंग द वे टू गेट द अप्रूवल ऑफ माय स्ट्रेटजीज फ्रॉम सेबी। ये तो आई नहीं, थिंक आपके ये सेबा तैयार नहीं कंप्लायंस है। का आप ही दिलवाओगे। नहीं, अभी तो देखिए सेबी का फ्रेमवर्क रिलीज नहीं हुआ है। जब इट्स भी जस्ट अ फ्रेमवर्क कंसल्टेशन पेपर अभी। हाँ। कंसल्टेशन पेपर है, ठीक है, जो भी वो फाइनल हो जाएगा तो दे विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट। बेसिकली मुझे लग रहा है यू विल हैव टू गेट इट अप्रूव थ्रू व्हाटएवर ब्रोकर यू आर ट्रेडिंग विद। अगर ब्रोकर आपके अल्गो से सेटिस्फाइड है तो वो अप्रूवल लेगा। दूसरा, अगर आपको फंड्स मैनेज करना है तो आपको आरए का लाइसेंस लेके करना पड़ेगा। विदाउट आरए लाइसेंस आप नहीं कर सकते, तो ये दो फंड्स चीज में भी आपको आप करना फंड मैनेज नहीं करते, यू कैन आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप एल्गोस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्राइब कर सकते हैं, बट हाँ वो क्लियर है कि आपको आरए के लिए रजिस्टर होना ही होगा अगर आपको इस तरीके की पब्लिकली अपनी स्ट्रेटेजी सेल करनी है या प्रोवाइड करनी है तो। Okay, sir. One more question from Siddharth Jain. He's saying nowadays there is a disparity in option pricing as many times without any volatility. The IV starts to increase. वही normal है sir, वो spike की बात कर रहे हैं I think. So have you encountered such absurd behavior? So what should retail trader to do? दे वांट टू क्लोज ऑल डोर्स फॉर रिटेल ट्रेडर। नो सर, वो डोर्स ओपन ही कर रहे हैं, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। अरे वो एल्गोज ला रहे हैं आप सबके लिए। सो ही इज जस्ट आस्किंग कि वो जो स्पाइक्स हैं और मतलब अनसडन मूव्स हैं, आईवीज बढ़ जाती हैं, उनके लिए इनका क्वेश्चन है एक्चुअली। ही इज जस्ट वरिंग के रिटेलर्स का ध्यान नहीं रख रही हैं। नहीं तो इफ यू नोटिस मेजोरिटी ऑफ द स्पाइक्स है ना 0 days टू एक्सपायरी में आता है। तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए, पूरा कंसंट्रेशन 0 days पे मत रखिए। 1 days, 2 days, 3 days, 4 days, ऑल डेज। थोड़ा पोजिशनल करिए, पूरा इंट्राडे मत रखिए, क्योंकि जो भी स्पाइक्स आ रहे हैं या जो मैनिपुलेशन हो रहे हैं वो इंट्राडे हो रहे हैं और 0 days टू एक्सपायरी पे ही हो रहे हैं। तो यू कैन डाइवर्सिफाई फ्रॉम, जरूरी नहीं है 0 days टू एक्सपायरी करना। आप अगले वीक पे ध्यान दे सकते हैं, 1 days टू एक्सपायरी पे ध्यान दे सकते हैं, 2 days टू एक्सपायरी पे ध्यान दे सकते हैं। मंथली है, जैसे अभी अंकुश ने बोला स्टॉक ऑप्शन है। तो ऐसे हजार तरीके हैं, कोई एक पर्टिकुलर तरीके से ही पैसा बनाना ऐसा जरूरी नहीं है। अपने को समझ में आ गया है कि 0 days टू एक्सपायरी में रिस्क बढ़ गया है, और कोई कुछ बड़े प्लेयर को कुछ तो भी डिकोड हो गया है अपना अल्गोस, और अपना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये समझ में आ रहा है अपने को। तो अपना थोड़ा 0 days टू एक्सपायरी से अपना डाइवर्सिफिकेशन कर ले। ये सर एक और क्वेश्चन है धार्मिक भाई से। कंसल्टेशन पेपर कब आएगा? आ चुका है सर। क्या हो सकता है? अभी के मार्केट में कहाँ एज है, क्या करना चाहिए, वही हम डिस्कस कर रहे हैं काफी टाइम से। धार्मिक भाई आपसे क्वेश्चन है सर। तो ड्राफ्ट धार्मिक भाई, हमारे कंसल्टेशन करण पेपर अर्जुन कभी आएंगे? धार्मिक भाई, करण अर्जुन ड्राफ्ट कभी आएंगे? कंसल्टेशन पेपर ऑलरेडी आ चुका है फैब, एक मिड फैब में और एक कंसल्टेशन पेपर फाइनल आ रहा है, एक एंड में आ रहा है। तो उसके बाद फिर ये एक्चुअली है ना, अभी तो डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज है, वो आरए का बोलते हैं और अभी एक किसी को नोटिस दिया है कि तुम फंड मैनेज करते थे विदाउट आईए का लाइसेंस। तो ये नहीं पता वो आरए को अलाउ करेंगे कि आईए को अलाउ करेंगे, क्योंकि खुद ही बोलते हैं कि आरए बनना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कर सकते हो। और एक बंदे को किसी को नोटिस दिया है, उसमें ये लिखा है कि उसके पास आईए का लाइसेंस परमिशन नहीं था। तो नॉट श्योर कि वो आरए का आएगा कि आईए का आएगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा उसमें। अभी दोनों की प्रिपरेशन चालू कर दो, जो भी आए, या फिर रुक जाओ थोड़ा, वो आने की बात करो। तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिनको फंड मैनेज करने में इंटरेस्ट है? अगर है ना, तो यूटेड अल्गो के साथ आप जुड़ सकते हो। वो जैसे ही आएगा ना, यूटेड अल्गो वाले आपको स्ट्रैटेजी, मतलब उसमें आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उनसे अप्रूवल ले सकते हो, और फिर आप मार्केट प्लेस में वो स्ट्रैटेजी रख सकते हो या अपने लिए भी चला सकते हो। मुझे दूसरे ब्रोकर का तो नहीं पता, बट शेयर इंडिया ने ये रास्ता हमेशा सब रिटेलर के लिए खोल के रखा है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है।
तो और उनकी इन हाउस भी बहुत स्ट्रेटजीज है, आप एक बार वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यस सर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी राकेश सर ने दे ही दिया। मतलब सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि नॉन एक्सपायरी डे पे भी ये बिहेवियर होता है कि स्पाइक्स आती हैं और ज्यादा। सर एक्चुअली चांसेस की बात है कि एक्सपायरी डे पे ही ज्यादा फील होता है ये, मतलब फील क्या होता है, आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपायरी दिन पे स्पाइक्स। एक्सपायरी डेज पे क्या है, गामा सबसे ज्यादा होता है, तो इम्पैक्ट ज्यादा आता है। नॉन एक्सपायरी डे में आपको एडजस्टमेंट का चांस रहता है, यू कैन एडजस्ट योर पोजीशन, रिक्रिएट योर पोजीशन। एक्सपायरी दिन में तो क्या है, साढ़े दिन को खेल खत्म, आपके पास कोई चांस ही नहीं है। नॉन एक्सपायरी डे में यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन, यू कैन क्रिएट एडिशनल पोजीशन, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा एक स्कोप बना रहता है। थैंक यू राकेश जी। ओके, आई थिंक म्यूटेड एल्गो से रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स का टाइम ना लेते हुए आप उसके लिए हमारे किसी भी अपने कस्टमर केयर या अपनी वेबसाइट यूटेड एल्गोस को विजिट कर सकते हैं सर। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द गाइडेंस रिगार्डिंग यूटेड एल्गोस। यूटेड एल्गोस पे दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं, अपनी क्रिएट स्ट्रेटेजी बना के उसको शेयर कर सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं। सेकेंडली, आप अपनी जो अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी यूटेड एल्गोस पे हैं उनमें फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। टोटली ट्रांसपेरेंट, वेब बेस्ड एंड ऐप बेस्ड प्रोडक्ट है वो। सो आई थिंक ऑडियंस के क्वेश्चंस नहीं है अभी इन जनरल। सर थैंक यू जुड़ने के लिए। किसी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमने 1 घंटा अपने एक्सपर्ट से मांगा था एंड दे आर वेरी काइंड कि वो 1 hour 20 minutes से हमारे साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच राकेश सर, अंकुश भाई, धार्मिक सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई टोटली आई बिलीव कि हमारे सारे ऑडियंस को काफी इंसाइट्स मिली होगी रिगार्डिंग द इवेंट ट्रेडिंग। इवन इन नॉर्मल ट्रेडिंग में भी जैसे जो बिगनर्स होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि ट्रेडिंग करने से एक्चुअली कुछ लेने के लिए ही आ रहे हैं। ट्रेडिंग करने के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप लोगों से सुन के, थोड़ा फील करके, हाथ जलाने से पहले अगर हम लोग उसको फील कर लें तो शायद बेनिफिट ही है अल्टीमेटली। अगर आप रिस्क बचा रहे हैं, लॉस नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं भी कर रहे, वो भी एक प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट ना करने के केस में लॉस बच रहा है, वो भी प्रॉफिट ही है। एंड तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू और पैनलिस्ट। हम लोग ऐसे सेशंस आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। तो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन फॉर नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू बाय। सर, थैंक यू।